नमस्ते। आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम भारतीय बैंकिंग सिस्टम की इस पूरी भूल भुलैया को डिकोड करने वाले हैं। बात होगी उस अल्टीमेट अथॉरिटी की जो इस पूरे शो को रन करती है, यानी अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या सिंपल शब्दों में कहें तो आरबीआई। आज की इस चर्चा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे सभी बैंकों के पेरेंट को, फिर आरबीआई के इतिहास पर एक नजर डालेंगे, इसके बाद सेंट्रल बैंक के काम, पैसों का विज्ञान यानी द मैकेनिक्स ऑफ मनी, और आखिर में इस पूरे बैंकिंग फैमिली ट्री को समझेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे डाइव इन करते हैं हमारे पहले सेक्शन में, सभी बैंकों का पेरेंट। अब देखिए, बैंकिंग असल में उन फाइनेंशियल एक्टिविटीज का नाम है जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म करते हैं, लेकिन भारत में इन सबके ऊपर एक सेंट्रल अथॉरिटी बैठी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जरा सोचिए, क्या कोई भी उठकर अपना नाम प्राइम मिनिस्टर रख ले तो क्या वो देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा? बिल्कुल नहीं, है ना। ठीक वैसे ही कोई भी इंस्टीट्यूशन सिर्फ अपना नाम बैंक रख लेने से देश की सेंट्रल अथॉरिटी नहीं बन जाता। उसे आरबीआई से बाकायदा डेजिग्नेशन मिलना जरूरी है। इसे कुछ ऐसे समझते हैं, आरबीआई का रोल बिल्कुल हमारे घर के माता पिता जैसा है। जैसे पेरेंट्स घर के नियम बनाते हैं, तय करते हैं कि रात को कितने बजे तक घर वापस आना है, क्या करना है और क्या नहीं, ठीक उसी तरह आरबीआई बाकी सभी कमर्शियल बैंकों को एकदम चेक में रखता है। चाहे वो नया बैंकिंग लाइसेंस इश्यू करना हो या फिर ये तय करना हो कि बैंकों को अपने पास कितना रिजर्व रेशियो मेंटेन करना है, बिना इनकी परमिशन के बैंकिंग की दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आइए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, आरबीआई का एक संक्षिप्त इतिहास। आखिर बैंकिंग दुनिया का ये पेरेंट फिगर वजूद में कैसे आया? ये कहानी शुरू होती है पहले विश्व युद्ध के भयंकर आर्थिक संकट के बाद। 1926 में हिल्टन यंग कमीशन ने एक सेंट्रल बैंक बनाने का प्रपोजल रखा, और सबसे कमाल की बात यह है कि इस कमीशन में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के रिकमेंडेशंस को भी शामिल किया गया था। इन्हीं की बुनियाद पर 1935 में कोलकाता में आरबीआई की स्थापना हुई, और आज़ादी के बाद 1949 में इसका ऑफिशियली राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन हो गया। अब यहाँ कुछ बेहद दिलचस्प हिस्टोरिकल ट्रिविया है। क्या आपको पता है कि भारत ब्रिटिश राज की पहली ऐसी कॉलोनी था जिसे अपना सेंट्रल बैंक मिला? बिल्कुल सही सुना आपने। इसके अलावा 1930 के दशक में ही आरबीआई का हेडक्वार्टर कलकत्ता से मुंबई शिफ्ट हो गया था। और एक फैक्ट जो शायद आपको हैरान कर दे, 1949 तक आरबीआई ने पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के रूप में भी काम किया था। सच में ये क्रॉस बॉर्डर हिस्ट्री का एक बहुत ही रेयर और अनोखा हिस्सा है। खैर, अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। चलिए देखते हैं कि आरबीआई फाइनेंशियल सेक्टर पर अपना ये दबदबा आखिर कैसे बनाए रखता है। देखिए, बैंकों को रेगुलेट करने की ये जो पूरी पावर है ना, इसकी लीगल बैकिंग आती है 1934 के आरबीआई एक्ट से। यही एक्ट आरबीआई को नए बैंकों को लाइसेंस देने का अधिकार देता है। साथ ही सीआरआर और एसएलआर जैसे रिजर्व रेशियोज को सख्ती से लागू करवाता है। और हाँ, इंटरेस्ट रेट्स जैसे रेपो और रिवर्स रेपो रेट्स तय करने का अहम काम भी इनकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही करती है। मतलब पूरा का पूरा सिस्टम एक बहुत ही टाइट कंट्रोल में रहता है। इन सब के बीच एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है, आखिर आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्यों कहा जाता है? सोचिए जरा, अगर कल को पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ही एकदम सूख जाए तो क्या होगा? इसका लॉजिक बहुत ही सीधा है। जब आम इंसानों को पैसों की जरूरत होती है तो हम बैंकों का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन जब कमर्शियल बैंकों का ही खजाना खाली हो जाए और उनके पास जाने का कोई और रास्ता ना बचे, तब वो कहाँ जाएंगे? ऐसे गंभीर लिक्विडिटी क्राइसिस के समय में आरबीआई एक मसीहा की तरह सामने आता है और सर्वाइव करने के लिए उन्हें पैसा उधार देता है। इसीलिए इसे लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट यानी अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है। और यहीं से हम बढ़ते हैं अपने चौथे सेक्शन की तरफ, द मैकेनिक्स ऑफ मनी। चलिए देखते हैं कि करेंसी छापने का ये पूरा काम आखिर होता कैसे है। अगर हम करेंसी क्रिएशन को देखें तो यहाँ काम का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट बंटवारा है। 1 रुपए का नोट और जितने भी सिक्के होते हैं उन्हें छापने और मिंट करने की पूरी जिम्मेदारी आरबीआई की नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है। ये सिक्के मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में मिंट होते हैं। वहीं बाकी के सारे करेंसी नोट छापने का काम आरबीआई करता है, जो नासिक, मुंबई, देवास और साल्बनी जैसी जगहों पर होता है। एकदम क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर। कभी इन नोटों को ध्यान से देखेगा, इन पर सिर्फ नंबर नहीं बल्कि हमारा पूरा इतिहास और संस्कृति छपी है। 50 रुपए के नोट पर हम्पी का रथ मौजूद है। 100 रुपए के नोट पर गुजरात की मशहूर रानी की वाव है। 200 रुपए के नोट पर आपको सांची का स्तूप मिलेगा जो बुद्ध, धम्म और संघ के गहरे विचारों को दर्शाता है।
और 500 रुपए के नोट पर है ऐतिहासिक लाल किला। मतलब हमारी रोजमर्रा की करेंसी में ही कितने गहरे ऐतिहासिक दृश्य समाये हुए हैं। अब इकोनॉमिक्स की भाषा में इन करेंसी नोटों को फिएट मनी कहा जाता है। फिएट मनी यानी वो पैसा जो अभी इस्तेमाल हो रहा है और जिसे कानूनी तौर पर लीगल टेंडर का दर्जा मिला हुआ है। आपने नोटों पर आरबीआई गवर्नर का वो प्रॉमिस तो पढ़ा ही होगा, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। क्योंकि ये एक लीगल टेंडर है, कोई भी इंसान ट्रांजैक्शन के लिए इसे लेने से मना नहीं कर सकता। कोई आपका पर्सनल चेक रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन फिएट मनी को रिजेक्ट करना कानूनन गलत है। फिएट मनी के अलावा हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन चुकी है प्लास्टिक मनी। इसमें आते हैं डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स। डेबिट कार्ड से वही पैसा खर्च होता है जो असल में आपके बैंक अकाउंट में मौजूद है, लेकिन क्रेडिट कार्ड का फंडा बिल्कुल अलग है। ये अभी खर्च करें बाद में चुकाएं के मॉडल पर काम करता है, जहां आप असल में बैंक से पैसा उधार ले रहे होते हैं। और फिर एक भारी भरकम टर्म आता है, हॉट मनी। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन फाइनेंस की दुनिया में इसका मतलब है वो पैसा जो फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, जैसे कि स्टॉक्स, डिपॉजिट्स और बॉन्ड्स। इन्वेस्टर्स तुरंत मुनाफा कमाने के लिए इस पैसे को धड़ाधड़ मार्केट्स के बीच डालते और निकालते रहते हैं। चलिए अब इस पूरी तस्वीर को थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं। आते हैं हमारे 5वें और आखिरी सेक्शन पर, द बैंकिंग फैमिली ट्री। देखते हैं कि आरबीआई के इस बड़े से परिवार में कौन कौन शामिल है। इस बैंकिंग ट्री की जड़ें जुड़ी हैं 1934 के आरबीआई एक्ट से। ये एक्ट सभी बैंकों को 2 मेन कैटेगरीज में बांटता है, शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड। अब किसी भी बैंक को शेड्यूल्ड का स्टेटस तब मिलता है जब उसका नाम इस 1934 एक्ट के सेकंड शेड्यूल यानी दूसरी अनुसूची में दर्ज होता है। इसके बाद इन शेड्यूल्ड बैंकों को भी आगे 2 अलग-अलग ब्रांचों में बांट दिया जाता है, कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। यहाँ इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत क्रूशल है, क्योंकि इनकी फिलॉसफी एकदम अलग है। एक तरफ हैं कमर्शियल बैंक्स, जिनका इकलौता मकसद है प्रॉफिट कमाना, पूरी तरह से प्रॉफिट ड्रिवन। वहीं दूसरी तरफ हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। ये नॉन प्रॉफिट और कलेक्टिव ओनरशिप के सिद्धांत पर चलते हैं। इनका मेन फोकस किसानों और छोटे बिजनेस को सपोर्ट करके फाइनेंशियल इंक्लूजन लाना होता है। अगर हम सिर्फ कमर्शियल बैंकों पर ही नजर डालें तो ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे हमारा रोज का वास्ता पड़ता है। इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स आते हैं, जहां सरकार मेजर शेयर होल्डर होती है, जैसे कि हमारे 12 नेशनलाइज्ड बैंक्स जिनमें एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल हैं। और फिर आते हैं प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स जैसे एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। इसी प्राइवेट कैटेगरी में सिटी और एचएसबीसी जैसे विदेशी बैंक्स भी अपनी जगह बनाते हैं। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि अगर आरबीआई की ये सख्त निगरानी हटा ली जाए तो सोचिए कितनी बड़ी तबाही मच सकती है। इसका सबसे डरावना उदाहरण था पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी पीएमसी बैंक का कोलैप्स होना। कलेक्टिव फंड्स का गलत इस्तेमाल हुआ और गलत जगहों पर लोन्स बांट दिए गए। जब रूल्स तोड़े जाते हैं तो इस तरह के कम्युनिटी फोकस लेंडर्स भी पत्तों के महल की तरह ढह सकते हैं। और इसी से एक बहुत ही सीरियस सवाल खड़ा होता है, अगर नॉन शेड्यूल्ड और कुछ रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स आरबीआई के इस मजबूत सेफ्टी नेट के बाहर काम कर रहे हैं, तो आखिर उनमें जमा आम जनता की मेहनत की कमाई कितनी सेफ है? ये एक ऐसा रियल वर्ल्ड रिस्क है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचना चाहिए। इसी विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।